आपके स्कूल का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है? कि एक एग्ज़ाम पैटर्न मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये एक कंप्लेन होता है कि हमारे स्कूल का एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है कि हम ना चाहते हुए भी हमें रटना पड़ता है। टीचर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं लिखोगे तो मैं नंबर काट दूंगी। तो एक होता है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न और एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा बेस्ट है और आप ऐसा कौन सा फॉलो करते हैं जिससे एक वो रटाफिकेशन वाला मेथड थोड़ा हट जाता है और बच्चा अपने आप से कह सके कुछ भी? देखिए, मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करता हूँ तो आई विल ब्रिंग एनईपी इनटू अकाउंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिन्होंने बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस दी है कि आपके एग्ज़ाम्स को पैटर्नाइज इस तरीके से करना है जहाँ से हम रोट मेमोराइजेशन की तरफ से हटें और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा कराएं, जहाँ पे बच्चा किसी भी आंसर को रखते हुए सिर्फ रटाफिकेशन के बेसिस पे आंसर ना कर सके। मैं इसको एग्जाम्पल से लेता हूँ तो सब लोगों को जल्दी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपने एक महात्मा गांधी के ऊपर चैप्टर पढ़ा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जनरल क्वेश्चन, कि बताइए महात्मा गांधी का भारत की आज़ादी में क्या रोल रहा। ये एक रटा रटाया क्वेश्चन है, बच्चा कुछ रट के आएगा और वो बताएगा जी। अब हम इसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये ना देके अब ये पूछूं कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो भारत की आज़ादी लेने में क्या अंतर होता। अब बच्चा ये नहीं बताएगा महात्मा गांधी जी ने क्या किया। अब वो बच्चा अलग लेवल से सोचेगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब कोई भी आंसर रटा रटाया नहीं हो सकता। आपने महात्मा गांधी जी के बारे में अगर पढ़ा है तो उनको योगदान आपको पता है। तो आप एक केस में पहुंच गए, अच्छा अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो देश आज़ादी की तरफ कैसे बढ़ रहा होता। नाउ इट इज एन आंसर बेस्ड अपॉन नॉट पर्टिकुलर रोट मेमोराइजेशन कि ये लिखोगे तभी आंसर मिलेगा। अब बच्चे के अपने व्यूज निकल के आएंगे, उस टॉपिक के प्रति बच्चे की एक्चुअल में समझ निकल के आएगी। सो दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। क्रिटिकल थिंकिंग जो बच्चे को लेके करे, केस बेस्ड स्टडीज कि अब मैं आपको क्वेश्चन ये ना पूछूं कि आप बताइए व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि एक ट्रक है जिसके ब्रेक फेल हो गए और वो एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस ट्रक को मिनिमम लॉस के साथ अगर रोकना है तो फिर एक बच्चे को क्या मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो अब वो मोमेंटम पे बात करेगा, वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पे बात करेगा, टाइम पे बात करेगा, एंगल पे बात करेगा, ट्रिग्नोमेट्री लेके आएगा। इसे हम बोलते हैं फिनोमेना बेस्ड लर्निंग। तो हमें जो लगता है और हम जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और एनईपी ने भी यही बोला है, इस बार एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। तो ये रोट मेमोराइजेशन से बच्चों को दूर ले जा रहे हैं। बच्चों को लगता है कि कॉपी रट के आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं 9th क्लास में ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि अपकमिंग सेशन से ओपन बुक एग्जाम होगा। बच्चे के पास बुक रहेगी, बुक खोल के एग्जाम दे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार से भी 2 एग्जाम पॉलिसी आ चुकी है कि एक बच्चा एग्जाम देगा अभी फरवरी में, और फरवरी के एग्जाम देने के बाद दोबारा बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का ही होगा इन जून। तो 2 बार बोर्ड एग्जाम में हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन थे वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड थे, और उसमें रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग जो फर्स्ट 2 पैरामीटर्स होते हैं उस पर मोर देन 55% क्वेश्चन पूछे जाते थे। और बाकी के जो इंपॉर्टेंट 4 पैरामीटर्स हैं उस पे 40 से 45% क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें नीचे वाले क्वेश्चन जो है रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग, जो कि कहीं ना कहीं रोट मेमोराइजेशन से डायरेक्टली लिंक है, उनका लेवल कम किया है, उनका वेटेज कम किया है। और बच्चे का क्रिएटिव थिंकिंग, सिंथेसाइजिंग, एनालाइजिंग, रिसर्च, इनके बेसिस पे जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है उस लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़ाए हैं। हॉर्स हाई ऑर्डर थिंकिंग, इस पे क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अगेन हम कहेंगे वो बच्चों के अंदर ज़्यादा है। तो दिस इज व्हाट वी आर ब्रिंगिंग चेंजेस। एनईपी के गाइडलाइंस को हम फॉलो कर रहे हैं। और आपकी बात होती है कि सेम लैंग्वेज नहीं लिखी, तो हम बच्चों को बोलते हैं अपने स्कूल में कि जो बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखेगा उसको हम ज़्यादा मार्क्स देंगे। दैट्स ग्रेट। एंड सीबीएसई का ही डायरेक्ट फॉर्मूला है ये कि आपको ग्रामेटिकल एरर्स पे बच्चे के मार्क्स कट नहीं करने हैं। ओके, सो दैट ऑल्सो वी फॉलो। तो एनईपी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भी CUET, नीट, IIT, NDA और जो टॉप मेन एग्जाम्स हैं इन द डिफरेंट फील्ड, इन सब के साथ अलाइन करते हुए ही हम अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न में चेंज कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेके हम अपने क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और आई थिंक वो बच्चों को एप्लीकेबल लेवल पे नॉलेज को
ज़्यादा प्रमोट करता है। यस, एंड आई थिंक सेल्फ इंडिपेंडेंस का जो ये स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल ही बेसिकली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाती है बच्चे को। नॉट नेसेसरीली सब कुछ वही नहीं होता कि फिनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट एकदम से नहीं हुआ जाता। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। Yes. तो बेसिकली सर और इनका इंस्टीट्यूशन बच्चों को इनिशियल स्टेजेस में ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़, आप स्टूडेंट लाइफ का कोई ऐसा यादगार इंसिडेंट बताना चाहेंगे जो अभी तक आपको इंस्पायर करता हो? यस, बहुत सारे हैं, बिकॉज आई हैव लिव्ड माई स्टूडेंट लाइफ लाइक एनीथिंग, आई लव्ड इट। और मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, आजकल बच्चे बड़ी जल्दी स्ट्रेस में, एंजाइटी, डिप्रेशन, बड़े नए नए फैंसी वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है ना, मेंटल बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है। ये हमारे टाइम पे इस तरह के शब्द नहीं थे। ये खास करके कोविड के बाद ये नए नए शब्द आए हैं, और बच्चे को ये सारे शब्द जो हैं एक कहीं ना कहीं ईजी जोन दे रहा है, कंफर्ट जोन दे रहा है कि अच्छा मैं बोल देता हूँ मुझे स्ट्रेस हो गई है, मुझे तो एग्जाम फोबिया हो गया है, ठीक है ना, तो मुझे तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे तो मेंटल इलनेस है। कुछ रियल फैक्ट्स हैं, वहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बट कुछ लोग इसका अनड्यू एडवांटेज भी उठा रहे हैं। तो व्हेन आई कनेक्ट माय स्कूलिंग डेज, इस तरह के कोई शब्द नहीं थे। माय आइडियल टीचर और मेरे बड़े इंपॉर्टेंट टीचर थे, महाराज जी उनका नाम था, और वो हमारी बहुत पिटाई किया करते थे। आई रिमेंबर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, तो मेरे 10 में से 10 मार्क्स आते थे, तब भी वो मुझे 2 डंडे जरूर मारते थे कि कहते थे कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे अदरवाइज। और कई बार मैं कहूँगा महाराज जी 10 में से 9 मार्क्स दे दो, क्योंकि 9 मार्क्स आने पे 1 डंडा लगेगा जी, और अगर 10 में से 10 आ गए तो 2 डंडे लगते थे जी। तो वो टाइम जब मैं रिमेंबर करता हूँ कि टीचर्स को लिबर्टी थी कि वो अपने लेवल पे, मैं कॉर्पोरल पनिशमेंट को बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन वो प्यार भी बहुत करते थे। महाराज जी कई बार कहते थे जब कभी आया है तो आजा तुझे प्यार करूं, तो वो हमें बुलाते थे, गले से लगाते थे। ऐसे टीचर जो जरूरत पड़े तो थपथपाएं भी, और जरूरत पड़े तो कुम्हार की तरह अंदर से सहारा दे रखा और ऊपर से चोट मार रहे हैं जी। उसके बाद जो शेप निकल के आती है, वो शेप आप कह सकते हैं एक सिर्फ 10th क्लास पास आउट, एक यूपी बोर्ड से, एक बहुत छोटे से स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा आज अगर इस एज में एक डायरेक्टर पोजीशन पे बैठा है, तो इट इज़ द ग्रेस ऑफ गॉड एंड इट इज़ द ग्रेस ऑफ माई टीचर्स ओनली। तो आई रिमेंबर सो मैनी गुड मेमोरीज कि हमें स्टेज पे भी लाते थे, हमें बहुत सारे एक्ट कराते थे, आज रामायण का ये पार्ट करना है, आज महाभारत का ये पार्ट करना है आपको, आज कविता पार्ट करना है। तो ये सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, प्लेटफॉर्म्स अगर आप बच्चे को दे सकते हैं, सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू प्रोवाइड। और जो टैलेंट बच्चों के अंदर भरा है वो अपने आप बाहर निकल के आएगा। सो आई जस्ट बिलीव इन गिविंग प्लेटफॉर्म्स एंड गिविंग देम अ लिटिल गाइडेंस। बाकी बच्चे जो निकाल के लेके आते हैं वो हमें लगता है कि इस एज में हमें इतना आता तो शायद हम पता नहीं कहाँ होते। जो टैलेंट आज बच्चों में है, तो एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी चाइल्ड हैज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। ऑल यू नीड टू प्रोवाइड हिम है फेथ, ए लिटिल पैटिंग, ए गुड हैंडशेक, ए नाइस हग, और ये मैजिक करना स्टार्ट करता है, उस बच्चे को यकीन दिलाता है कि वो कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है और वो कर जाएगा। तो सर ये जैसे मैंने अभी आपके टीचर की भी बात सुनी और जिस तरीके से वो आपको स्किल में इंडल्ज करते थे एक्टिविटीज़ में, तो मैंने एक चीज़ ये पाई कि आजकल के टीचर्स इतना एंशियंट ग्रंथों के बारे में नहीं बातचीत करते। तो ऐसा क्या डिफरेंस है पुराने टीचर्स में और आज के टीचर्स में? एक तो मैंने ये नोटिस किया, आपके हिसाब से और क्या आपको देखने को मिलता है आज के टीचर्स और पुराने टीचर्स में डिफरेंस, जो कि शायद उनको आज के टीचर्स को पुराने से लेना चाहिए और देना चाहिए आज की जनरेशन को भी? बिल्कुल, देखिए बीच में एक टाइम फ्रेम ऐसा है ना, जेन जी, जेन बीटा, हमें तो पता नहीं कौन सी जनरेशन बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर द पर्टिकुलर नेम। तो अभी जो यंग टीचर्स आ रहे हैं, दोज हु आर एज ऑफ 25, 27, 28, आई थिंक ये वो उस जनरेशन आए हैं जब पश्चिमी सभ्यता से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आज फिर इस गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि लोग फिर सनातन की साइंस को समझ रहे हैं, रूट्स को समझ रहे हैं। मैं बताऊंगा एनईपी में ज़्यादातर जो इनपुट्स लिए गए हैं वो अपनी गुरुकुल पद्धति से लिए गए हैं। ओके। जब दूसरे लोग ये देख रहे थे कि हम कपड़े कैसे पहने और बात कैसे करें, तब विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, ठीक है ना, इंडिया में था, और जब उसको जलाया गया तो कई महीने तक जलता रहा वो,
तो आप समझ सकते हैं कि कितना किताबी ज्ञान, Yes. कितना एक्चुअल ज्ञान हम लोगों के पास था, चाहे वो आयुर्वेदा का हो, चाहे वो योगा का हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी का हो, कि आज भी हमारे पुराने हजारों साल पुराने बने हुए पंचांग आज भी बिल्कुल पहले से बता देते हैं कि एग्जैक्टली इस दिन नक्षत्र आएगा, इस दिन ग्रहण पड़ेगा। सो दिस इज प्योर साइंस। अब बीच में जो जनरेशन आई वो अपनी उस पुरानी संस्कृति से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर हो गई, वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनाया और आज वो एक टीचिंग फ्रेटर्निटी में आ चुके हैं जी। तो डेफिनेटली जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो ही डिलीवर करते हैं। Yes. तो मुझे लगता है कि वो रूट्स जो पकड़नी थी वो पुराने इस वाली जनरेशन के टीचर्स ने, शायद कुछ टीचर्स ने हो सकता है मिस कर दी हो, बट इट इज़ नेवर टू लेट। आज भी आप जब पुरानी चीज़ें देखते हैं तो यू फील वाओ कि इतनी नॉलेज हमारे पास थी। Yes. ज़ीरो आर्यभट्ट हमारे यहाँ से थे, सुश्रुत सबसे अच्छे मेडिकल गुरु जो थे वो हमारे यहाँ से थे, सबसे अच्छे खगोल शास्त्री हमारे यहाँ से थे, सबसे अच्छे शिक्षाविद हमारे यहाँ पे हुए हैं, सबसे अच्छे दर्शन दैट मीन्स जो फिलोसफर दार्शनिक थे Yes. वो इंडिया से हुए हैं। इंडियन की जो कल्चर था वो बहुत ही रिच रहा है, तो उन कल्चर को हम अडॉप्ट करें। 21st सेंचुरी नहीं, हम कहते हैं 22nd सेंचुरी का हम लोग सोच के चलें कि 22वीं शताब्दी में लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी, और उसके हिसाब से उस टेक्नोलॉजी को और पुरानी संस्कृति को अगर हम कहीं ना कहीं आज के एजुकेशन में कनेक्ट कर देते हैं, वो जो एक ब्यूटी निकल के आएगी, वो जो एक सार्थकता निकल के आएगी इस एजुकेशन सिस्टम की, दैट विल अगेन क्रिएट वर्ल्ड लीडर्स। Yes. सो दैट इज व्हाट वी आर मिसिंग एंड आई थिंक टीचर्स समझ रहे हैं, उनकी गाइडेंस चल रही है, दे विल डू इट। हमेशा जब भी इस देश को एक चेंज मेकर्स की ज़रूरत पड़ी है तो सबसे अच्छे चेंज मेकर टीचर ही आए हैं। Yes. चाहे वो चाणक्य रहे हों, और चाणक्य ने बहुत अच्छी बात की है, सिर्फ एक शिक्षक ही राष्ट्र के निर्माता होते हैं। तो बीइंग ए शिक्षक हम लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एंड विल डू इट। Okay, sir. Thank you. Last but not the least, I have a question that what are the ideal qualities you think that a teacher should have, और साथ ही साथ इसके पेरेंट्स, टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स के लिए आपके एक इंस्पायरिंग मैसेज। अक्सर मैं एक बात करता हूँ अपने टीचर से भी, अपने स्टूडेंट से भी, और जब भी हमें मौका मिलता है तो पेरेंट्स से भी, कि वाई आर यू स्टडिंग, वाई आर यू डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। आप खेती कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, बच्चा जो भी कर रहा है, टीचर जो भी कर रहा है, वो क्यों कर रहे हैं। This why concept is important. तो आंसर जनरली जो आता है दैट इज सक्सेस, दैट वी वांट टू बी सक्सेसफुल। और आज की जो सक्सेस है दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड इन द टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, कि आपके पैकेज से आपकी सक्सेस नापी जाती है। Yes. कि आपका पैकेज 20 लाख रुपए का है तो आप इतने सक्सेसफुल हैं, ये पैकेज 2 करोड़ रुपए का होगा तो इतने सक्सेसफुल हैं, और ये पैकेज 50 करोड़ का होगा तो आप इतने सक्सेसफुल हैं। जी। बट अगेन हम उससे एक कदम आ गए हैं कि वाई डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल। तो आप सक्सेसफुल क्यों होना चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं आपका बच्चा सक्सेसफुल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट हैव द आंसर्स, तो लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। यस। तो जो सक्सेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हैप्पीनेस क्वेश्चंट, खुशी, पीस। पीस। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं बिकॉज यू वांट टू बी हैप्पी, और आप सक्सेसफुल होने के बाद हैप्पी फील करेंगे। सो हैप्पीनेस क्वेश्चन इज द की। वट एवर यू आर डूइंग, वेदर यू आर ए फार्मर और यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू आर ए स्टूडेंट और यू आर ए टीचर, you are a YouTuber or you are a channel caster, you are a dancer or you are a singer, you must enjoy the process of doing. Yes, आप जो कर रहे हैं उसको enjoy करिए। अगर आप उसको enjoy कर रहे हैं you are already successful। जी। क्योंकि सक्सेस के बाद भी आपको हैप्पीनेस मिलनी है, और हैप्पीनेस आप उस काम को करते करते फील कर सकते हैं। सो इफ यू आर हैप्पी अबाउट एनीथिंग देन यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। सो हैप्पीनेस इज द की, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। और हम सक्सेस पाने के चक्कर में सबसे पहले जिस चीज़ को किल करते हैं दैट इज हैप्पीनेस इटसेल्फ। सो प्लीज डोंट किल योर हैप्पीनेस। जब आप हैप्पीनेस के साथ साथ कोई भी काम करेंगे तो यू विल ब्रिंग द परफेक्शन टू इट। आप प्रेशर के साथ काम करेंगे तो यू वॉन्ट बी डूइंग इज एज गुड एज यू कैन डू। Indeed. तो लास्ट आई वुड लाइक टू एंड अप विद अगेन अ श्लोका दैट इज कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि।
दैट मीन्स कर्म करने में ही आपका अधिकार है, उसके फल में आपका अधिकार नहीं है। आप जो भी कर्म करते हैं उसको ईमानदारी के साथ करिए, फुलफिलमेंट के साथ करिए, इंजॉयमेंट के साथ करिए, एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा एम्ब्रेस इट, उसे प्यार से गले लगाइए। दैट इज द फिलोसफी ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड। Thank you so much, sir. I'm so thrilled and inspired from your words. I'm so grateful that I have listened such an inspiring thoughts from you, and we'll be back again. Thank you. Thank you so much, Varnika. Thank you so much.